हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन द एसएसटी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप काफ़ी टाइम से इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द लास्ट वन टॉपिक, और टॉपिक का नेम है हमारा दैट इज़ द बाल्कनिज्म, नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है। अगर आपको रिमेंबर हो तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन, कि नेशन को एक फेस कैसे दिया उन्होंने। ठीक है, एक फीमेल जो हमारी एलेक्ट्रिस थी उसके फॉर्म में, जैसे जर्मन का जर्मेनिया था, ऐसे ही हमने कुछ ऐसी फीमेल जो थी हमारी उनकी इमेज बनाकर, जिसमें हम अपने इंडिया को एक क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं, तो वो भी हमारी क्या है, फीमेल एलेक्ट्रिस है। तो इस तरीके से हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमने नेशन को कैसे विजुअलाइज किया, कैसे रिप्रेजेंट किया दूसरों के सामने। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो बाल्कन रीजन था, थोड़ा सा हटके है टॉपिक ये, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना कि बाल्कन जो रीजन था वो क्या था, और नेशनलिज्म की फीलिंग से वो इंपीरियलिज्म की फीलिंग वहाँ पे कैसे शिफ्ट हुई, मीन्स कन्वर्ट हुई। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के द्वारा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की जो डेफिनेशन है, उसमें डिफरेंस है, वो हम उसको समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि जब एक घर है, ठीक है, एक कॉलोनी में काफ़ी पेरेंट्स रहते हैं, काफ़ी बच्चे रहते हैं उनके, ठीक है, तो जब एक पेरेंट कहता है कि मेरा बच्चा अच्छा है, ठीक है, ऑब्वियसली हर पेरेंट कहता है कि मेरा बच्चा अच्छा है, तो वो क्या है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। मीन्स वो हम अपने कंट्री में हम कहते हैं कि हमारा कंट्री इज़ द बेस्ट, हम इंडियन क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और हर जगह पे डाइवर्सिटी मिलती है आपको देखने को लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो पंजाब में जो हमारा कल्चर है, हमारा खाना पीना है, वो अच्छा है, और साथ ही साथ में हम दूसरी स्टेट्स के रिलीजन को, उनके कल्चर को भी अच्छा मानते हैं। ऐसे अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, एक पेरेंट कहता है कि मेरा बच्चा अच्छा है और साथ में अपने नेबर्स के बच्चों को भी अच्छा कह रहा है, तो उसको हम कह देते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग। बट इंपीरियलिज्म जो है वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो कैसे? अब जैसे हम दो एग्जांपल ले चुके हैं, एक तो स्टेट वाइज, एक हमने लिया है कि फैमिलीज़ के लिए। पहले हम स्टेट वाइज ही उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो मैं अगर अपने पंजाब के साथ साथ बाकी दूसरी स्टेट्स को भी टॉलरेट कर रही हूँ, उनको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ नेशन। मीन्स मैं कंट्री से रिलेट कर रही हूँ, इंडियन हूँ मैं, तो इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके टूवर्ड्स मेरे अंदर क्या है, अच्छी फीलिंग है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग है। बट अगर मैं कहूँ कि मेरा जो पंजाब है, मेरी पंजाब स्टेट दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है, और बाकी सबको मैं क्या करूँ, डोमिनेट करने की कोशिश करूँ, तो वो क्या आ जाती है आपकी इंपीरियलिज्म। मीन्स क्या है, जब एक पर्सन, एक स्टेट या एक फैमिली दूसरे पर्सनस को या दूसरी स्टेट्स को या दूसरे कंट्रीज़ को डोमिनेट करके उसको अपनी तरफ, ठीक है, अपने अंदर मिक्स या मर्ज करने की कोशिश करता है, तो उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों की। अब एक पेरेंट ने कह दिया कि मेरा बच्चा तो सुपीरियर है, बट वो ये भी मान रहा है कि दूसरे के बच्चे जो हैं वो भी कैपेबल हैं, वो तो नेशनलिज्म हो गया। बट अगर एक पेरेंट ये कहे कि मेरा ही बच्चा द बेस्ट है, दूसरों के बच्चे कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के सामने, तो उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे, उस फैमिली के ऊपर, उस पेरेंट के ऊपर, तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ इंपीरियलिज्म। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंपीरियलिज्म क्या है और नेशनलिज्म से वो कैसे इसका डिफरेंशिएट है। तो हम बात करते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस की पहले कि नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म क्या होता है कि एक ऐसा बिलीफ, वो कैसा बिलीफ है दैट क्या है उसके अंदर, ग्रेटेस्ट लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? ऑनेस्टी कह सकते हो, वफादार जिसको कहते हैं ना, लॉयल है। तो लॉयल्टी किसके लिए होती है? शुड बी वन कंट्री, अपने कंट्री की। मैं इंडियन हूँ तो मेरे इंडिया के लिए मेरे अंदर लॉयल्टी है।
अगर इंडिया में कुछ गलत होता है, कोई दूसरा पर्सन गलत करता है आकर किसी और कंट्री का, तो मेरे मन में हर्ट होता है। मीन्स मैं लॉयल हूँ, ठीक है। जो मेरे अंदर फीलिंग है वो कौन सी फीलिंग है? नेशनलिज्म की फीलिंग है। बट अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करें, दिस मीन्स ट्राई टू एक्सटेंड पावर ओवर मैनी लैंड्स, कि वो अपनी पावर्स को एक्सटेंड करना चाहता है, इसलिए दूसरी लैंड को अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश करता है। वो कैसे होता है कि अपने आप को हमने सुपेरियर मान लिया और दूसरे पर्सन को या दूसरे कंट्री को या दूसरी स्टेट को इंफीरियर मान लिया और उसको अपने लैंड के अंदर मर्ज करने की कोशिश की। दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। समझ आ गया दोनों में फ़र्क क्या है? तो हाँ जी, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट द बाल्कन। और बाल्कन का क्या रीज़न था? बाल्कन एक रीजन का नेम है जो हमारा यूरोप में मेडिटेरियन सी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो क्या थे, ज्योग्राफिकल भी अलग थे, डाइवर्सिटी थी, और एथनिकल भी डाइवर्सिटी थी। अभी ज्योग्राफिकल मतलब क्या है? उनका एरिया भी डिफरेंट था, ठीक है, और उनकी एथनिसिटी होता है कि जो उनका कल्चर था वो भी क्या था? बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट था। और जितना भी मेडिटेरियन सी के आसपास वाला रीजन था, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, इस ज्योग्राफिकल और एथनिक, ठीक है, एरिया को हम कौन सा एरिया कहते थे? बाल्कन एरिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बाल्कन एरिया क्या था, तो आप क्या आंसर दोगे? जो मेडिटेरियन सी के, ठीक है, आसपास वाला एरिया था, जिसको आज आप मॉडर्न टाइम में कौन कौन से इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व करोगे वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो उस एरिया को हम कौन सा एरिया कहते थे? बाल्कन रीजन, ठीक है। अभी देखिए जी, जो आपका बाल्कन एरिया था वो क्या था? रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक, ठीक है, वेरिएशन, कि वहाँ पे एथनिसिटी मीन्स उनका कल्चर और ज्योग्राफिकल मीन्स उनका एरिया, ठीक है, वो कोई छोटा था कोई बहुत बड़ा था, तो इस तरीके से वहाँ पे वेरिएशंस पाई जाती थी। जिसमें कौन कौन से आज के मॉडर्न डे में कौन कौन से उसमें आ जाते हैं? रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, सर्बिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपने इसमें याद रख लेने हैं कि आजकल के टाइम में जो कंट्री हैं कौन कौन सी हैं, उसमें रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, एंड मैकेडोनिया एंड सर्बिया। मतलब ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ की जो मेन कंट्रीज़ हैं मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि कहाँ पे थे? इनके आसपास थे। जैसे कि मान लीजिए ग्रीस है, ठीक है, ये मैकेडोनिया है, ये आपका अल्बानिया हो गया। तो इस तरीके से मतलब क्या है, जितना भी वो मेडिटेरियन सी के आसपास वाला इलाका था, एरिया था, दैट वाज कॉल्ड बाल्कन रीजन। और इसमें ज्योग्राफिकली भी डिफ्रेंशिएशन था, वेरिएशन थी, और एथनिकली भी उसमें क्या था? आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ, इन सब के बाद इन सब का जो एरिया था वो तो एक तरीके से पहले तो क्या था? वो सराउंडिंग था, मीन्स आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। तो आपको याद होगा कि जो मोस्टली जो एरिया जो था वो किसके अंडर कंट्रोल में था? वो था ऑटोमन एम्पायर। अभी बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर क्या होता है। ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको याद होगा कि ऑटोमन एम्पायर कौन था। ऑटोमन एम्पायर वो एम्पायर था जिसमें इस्लाम जो होता है, ठीक है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनके मेन पावर जो होती हैं उसके खलीफा को होती हैं, ठीक है, जिसको खलीफा बोल देते हैं, कि मुस्लिम के जो रिलीजियस लीडर जैसे कि खलीफा होता है, उस एम्पायर को हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा होता है कि ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी। जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक किया था, 10th क्लास में आता है, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट एक स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको याद होगा, गांधी जी के साथ मिलकर किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। वो क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर था वो हार गया था और उनको डर था कि उनसे सारी पावर्स जो है वो ले ली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने अपना हैंड किससे मिला लिया? गांधी जी से मिला लिया। तो वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था जितना भी ये एरिया था, मोस्ट ऑफ द एरिया, ज़्यादा नहीं कह सकते हम, ये पूरे का पूरा था, मोस्ट ऑफ द एरिया दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर के, ठीक है,
क्या होना शुरू हो गया, उसमें डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। मीन्स जो ऑटोमन एम्पायर के पास पावर थी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई, मतलब धीरे धीरे उसकी पावर कम होनी शुरू हो गई। और जब उसकी पावर कम होनी शुरू हो गई तो इन जो ये वाले सारे एरिया थे, ठीक है, जो ये हमने अभी पढ़े हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंटली अनाउंस करना शुरू कर दिया। उनकी पावर ख़त्म हुई, साथ ही साथ में जितने भी एरिया उनके अंडर कंट्रोल में थे उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंटली अनाउंस कर दिया। अब इंडिपेंडेंटली अनाउंस तो कर दिया, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो आपस में लड़ाई झगड़े, ठीक है, वो कह रहा था कि हम सही हैं, दूसरे कह रहे थे कि हम सही हैं। मीन्स उनमें इंपीरियलिज्म की फीलिंग जो थी वो क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब कैसे कि एक एरिया या एक कंट्री कह रहा था कि मेरे पास ज़्यादा टेरिटरीज हों और दूसरे के पास कम हो, ठीक है। मैंने वही कहा था ना आपको कि इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा पावर्स के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुई कि जब सभी कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया तो सबको यही था कि मेरे पास ज़्यादा टेरिटरीज आ जाएँ और दूसरे के पास कम आ जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा टेरिटरीज होंगी मीन्स मोर पावर्स, अगर ज़्यादा पावर्स होंगी तो वो दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, आपस में ही उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा होने से क्या था, उसका रीज़न क्या था कि दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से वो जेलसी फील करते थे, है ना। जो ये बाल्कन एरियाज के रीजन थे जैसे ग्रीस हो गया, मैकेडोनिया हो गया, ये आपस में एक दूसरे से जेलसी फील करते थे। उनको ये था कि हमें ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर हो जाए, तो उसका रीज़न क्या था, गेन मोर टेरिटरी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या था कि जेलसी थी, और जेलसी किस चीज़ को थी, दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी, ठीक है। हर एरिया, हर कंट्री ये चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा टेरिटरी हो, मेरे पास ज़्यादा एरिया हो। तो इसके कारण जो बाल्कन रीजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है, कि वो आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते, आपस में ही लड़ते रहते, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती उनके बीच में। तो अगर जब कोई पर्सन्स पहले यूनाइट हों, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएं, अपने आप को सुपीरियर मानने की कोशिश करें, तो इसका जो फ़ायदा है वो थर्ड पर्सन ले लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी दो बच्चों की, है ना। जब तक वो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएं तो क्या हो जाता है, ठीक है, मीन्स कोई ना कोई फ़ायदा ले गया ना। या तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट स्टूडेंट है, बच्चा है, उसके पेरेंट्स, ठीक है, अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसने फ़ायदा ले लिया, मीन्स ज़्यादा पावर आ गई उस बच्चे के पास। उसके पास एक ये हो गया कि येस मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे ऐसा ही हुआ, ठीक है। अभी तक तो बाल्कन जो रीजन्स थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, तो इसका फ़ायदा क्या लिया, किसने लिया, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उसने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब बड़ी बड़ी जो बिग यूरोपियन पावर्स थी वो कौन कौन सी थी, जैसे हमने पढ़ी हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। तो ये वाली जो पावर्स थी उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया, इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया उन्होंने। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है कि कौन कौन सी बिग यूरोपियन पावर्स थी जो राइवल थी आपस में, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने उठाया क्यों, वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, उन्होंने इसके बीच में एंट्री क्यों ली। वो तो बाल्कन रीजन थे, ठीक है, बहुत दूर थे, तो उन्होंने उसके पीछे भी एक रीज़न था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीस है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसके पास ही कोई भी एक रीज़न मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस को क्या था कि अगर मैं इसको अपने साथ मिला लेता हूँ, ठीक है, मीन्स ग्रीस उसके साथ मिल गया, बाकी सारी एरियाज़ के ऊपर क्या होना शुरू हो गया, फ्रांस का एक एंट्री पॉइंट जो था वो उसके लिए पॉसिबल हो गया। अगर इसको अपने साथ मिला लिया तो यहाँ से एंट्री पॉइंट हुआ तो बाकी सब एरिया के ऊपर उसका कंट्रोल हो सकता था। सो दिस वॉज द मेन रीज़न, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर पावर्स, अपनी पावर्स को एक्सपैंड करना चाहते थे। दे वांटेड टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उनको ये था कि जितना ये रीजन हमारे अंडर कंट्रोल में होगा उतनी हमारे पास ज़्यादा टेरिटरीज होंगी और हमारे पास पावर ज़्यादा होंगी और हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स मीन्स
इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अपने अंदर तो नेशन स्टेट थी, मीन्स अपने कंट्री के लिए तो वो लॉयल थे, लेकिन नाउ व्हाट दे वांटेड टू डोमिनेट अदर कंट्री। सो दैट्स वाई, इसीलिए उन्होंने बिग यूरोपियन पावर्स ने इसमें एंट्री मार दी। अब जब बिग पावर्स ने, ठीक है, इसमें एंट्री मार दी, इट क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता है 1914 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ये सभी आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये चीज़ जो है बाल्कन रीजन है वो हमारा है, ठीक है, फ्रांस वाले अलग से कह रहे थे, ब्रिटेन वाले अलग से कह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में क्या होना शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया एंड इट क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें पीछे बाल्कन रीजन्स का, ठीक है, क्या रोल प्ले था। वर्ल्ड वॉर 1 अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 का मेन रीज़न क्या था कि जो बाल्कन रीजन का डिसइंटेग्रेशन होना शुरू हुआ था, ऑटोमन एम्पायर से वो बिल्कुल अलग हो गए थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया। तब जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्या चाहती थी, ये बाल्कन रीजन के ऊपर अपना डोमिनेशन चाहती थी, उसको अपने अंदर मर्ज करना चाहती थी, जिसके कारण क्या हो गया, कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका वर्ल्ड वॉर का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया और 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, जो ये वर्ल्ड वॉर था वो चलता था। तो इस तरीके से, ठीक है, स्टूडेंट्स हम जान सकते हैं कि जो बाल्कन रीजन क्या था, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग से कौन सी फीलिंग में वो शिफ्ट हो गया, इम्पीरियलिज्म की फीलिंग में। अब एक पॉइंट इसमें और आ जाता है, दैट इज एंटी इम्पीरियल, ठीक है, मूवमेंट्स कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट, अभी इम्पीरियलिज्म क्या है, डोमिनेट करना। अब जो ये पर्सन्स थे, जो ये रीजन्स थे, एरियाज थे, ये क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, फेड अप हो गए थे। कॉलोनीज वाले जो पर्सन, जैसे कि हमारे कंट्री को भी जो इंग्लैंड वाले आए थे उन्होंने कॉलोनीज बना दिया था, ठीक है, कि यहाँ से क्या करते, वो जो हमारा रॉ मटेरियल था वो ले जाते थे और फिनिश्ड गुड्स को यहाँ पे सेल कर देते थे, मीन्स मार्केट के फॉर्म में कॉलोनी बननी शुरू हो गई थी। तो ये ऐसे ही वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया। तो उन कॉलोनीज़ ने क्या किया, अपने ऊपर डोमिनेट करने वालों को, ठीक है, क्या कर दिया, बेदखल करना, वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। भगाने के लिए उन्होंने क्या किए, मूवमेंट्स किए। तो उन मूवमेंट्स को हम कौन से मूवमेंट्स कहते हैं, एंटी इम्पीरियल, जो इम्पीरियलिज्म की जो फीलिंग होती है उसके ऑपोजिट होती है, ताकि वो इम्पीरियलिज्म की पावर जो है या फीलिंग है उसको किसमें कन्वर्ट कर सके, वो नेशनलिज्म की फीलिंग में कन्वर्ट कर सके। तो देन क्या होना शुरू हो गया, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुए। जब एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुए देन उनको सक्सेस मिली, तो अगेन कौन सी स्टेट्स एमर्ज हो गई, नेशन स्टेट्स। मीन्स क्या है, कौन सी फीलिंग्स लोगों के पास आ गई, अभी नेशनलिज्म की फीलिंग फिर से क्रिएट होना शुरू हो गई। और जो यूरोप था उसमें हमने, ठीक है, देखा कि पूरे कंट्री में अब क्या था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, ठीक है, इंटेग्रेशन की फीलिंग थी, यूनाइटेड हो गए थे आपस में, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड था। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है और साथ ही साथ में हमने इस चैप्टर को भी फिनिश कर लिया है 1 बाय 1। हमने हर टॉपिक को बड़े इलेबोरेशन तरीके से, ठीक है, बहुत इलेबोरेट फॉर्म में ही उसको एक्सप्लेन किया मैंने। आई थिंक आपको कोई भी टर्म जो है इसमें ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आएगी। तो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो आपके टॉपिक है, चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एमपीएससी के बेस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और आपके बोर्ड के जो क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए भी चैप्टर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ अबाउट इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म एंड अबाउट द बाल्कनिज्म। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ पाओगे आप इसको अच्छे तरीके से। फिर भी आप जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी साथ साथ में इसको रिवाइज करते रहना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। टिल दैट, ठीक है, अपना ध्यान रखिए।